हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्राचलिक रूप का मतलब क्या है। आज हम फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राचलिक रूप का यहाँ मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्राचलिक रूप क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राचलिक समीकरण। देखिए, प्राचलिक समीकरण को समझने से पहले हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि जो फलन हमें दिए जाते हैं वो फलन x और y के रूप में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि जो भी फलन अभी तक हमने पढ़े हैं वो x और y के रूप में पढ़े हैं। यहाँ क्या होगा अभी कि ये जो x और y हैं, अभी तक तो ये एक दूसरे पे निर्भर थे कि अपने ये बोल देते थे कि x है वो स्वतंत्र चर था और y जो है वो क्या है, परतंत्र चर। मान लीजिए कि हमें y बराबर दे रखा है x² प्लस में 4x प्लस में 8। तो अपने ये बोलते थे कि x को बदलने से y बदलता रहेगा, या यूं कहें y का मान x पे निर्भर है। यहाँ बोलते थे कि y का मान x के मान पर निर्भर है। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल, जैसे y बराबर sin x। तो यहाँ पर भी x को चेंज करेंगे तो y चेंज होता रहेगा, या यूँ कहें कि y का मान x के मान पर निर्भर है। तो ये तो अभी x और y के जो दो चरों की जो समीकरण थी, या दो चरों के रूप में जो फलन थे, उन्हें हमने अभी तक रीड किया है। प्राचलिक समीकरण में क्या होता है कि x और y के मान किसी अन्य चर पर निर्भर करते हैं। कि यहाँ तो y का मान x पे निर्भर है, और इसके अलावा हम चाहें तो x को भी y पे निर्भर करा सकते हैं। अगर यहाँ पर कंडीशन हम इसको अपोजिट कर दें कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल हो जिसमें x बराबर हो sin y, तो यहाँ कह सकते हैं कि y को चेंज करेंगे तो x बदलेगा, तो x का मान निर्भर हुआ किस पर, y पर। वैसे कोई एक एग्जांपल लिया कि ये जो x और y के जो क्वेश्चन थे, ये x और y के जो फलन थे, यहाँ पर जो x और y के फलन हैं ये एक दूसरे पर निर्भर हैं कि x और y के जो मान हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्राचलिक समीकरण में क्या होगा, x और y के मान किसी अन्य चर पर निर्भर होंगे। इसकी परिभाषा देखिए सबसे पहले तो प्राचलिक समीकरण की, कि एक ऐसी समीकरण जिसमें x तथा y के मान किसी अन्य चर, वो चर हम t यहाँ पर मान सकते हैं बुक में जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, या थीटा या फाई, कुछ इस तरीके से वो चर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें ध्यान में रखना है कि एक ऐसी समीकरण जिसमें x तथा y के मान किसी अन्य चर, वो चर t हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कि किसी अन्य चर पर निर्भर करते हों, प्राचलिक समीकरण कहलाती है। कि एक ऐसी समीकरण जिसमें x और y के मान किसी अन्य चर पर निर्भर करते हों, तो उस समीकरण को हम बोलेंगे प्राचलिक समीकरण। और इसके बाद में यहाँ देखिए, ये जो t, थीटा और फाई, जो भी चर जिस पे भी x और y का मान निर्भर करेगा, उस चर को हम बोलते हैं प्राचल। कि x और y के मान किसी अन्य चर पर निर्भर कर रहे हैं तो उस चर को हम बोलेंगे प्राचल। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए कि x बराबर है at² और y बराबर है 2at, जहाँ a अचर है ठीक है। और हमने मान लिया कि जो t है, t वैसे तो ये चर है
लेकिन इस चर को हम क्या बोलेंगे, प्राचल बोलेंगे, कि x का मान निर्भर कर रहा है t पर। a तो कांस्टेंट है, a तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज होने वाली जो राशि है वो यहाँ पर कौन सी है, t है। तो इस t को क्या बोलेंगे, प्राचल बोलेंगे। x का मान निर्भर है t पर। इसी तरीके से y का मान भी किस पे निर्भर है, t पर निर्भर है, कि x और y के मान t पे निर्भर कर रहे हैं। तो ऐसी समीकरण को हम बोलेंगे प्राचलिक समीकरण। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को संयुक्त रूप से बोला जाता है प्राचलिक समीकरण। अब हमें इन्हीं के अवकलन ज्ञात करने हैं। तो प्राचलिक समीकरणों के जो अवकलन हैं उनको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि जैसे x का मान t पे निर्भर करता है तो x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। इसी प्रकार से y का अवकलन भी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। कि एक तो ये मेथड हो गया कि दोनों का प्राचल के सापेक्ष अवकलन कर दो। इसका जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप इन दोनों समीकरणों की सहायता से सबसे पहले t को विलुप्त कर दो, कि यहाँ से t का मान प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ से t का जो भी मान आएगा वो यहाँ लिखिए। उससे क्या होगा, t दोनों से विलुप्त हो जाएगा, मतलब इन दोनों समीकरणों से हमने t हटा दिया। t हटाने के बाद में जो हमारे पास समीकरण आएगी वो समीकरण आएगी x और y के रूप में, और x और y के रूप में जो भी समीकरण हैं उनके अवकलन हमने 7.1, 2 और 3 में अच्छे से कर रखे हैं। तो ये इसका एक और तरीका है। तो दो तरीकों से अपने अवकलन कर सकते हैं। वापस देख लें कि पहला जो तरीका है कि दोनों का अवकलन कीजिए t के सापेक्ष और फिर उसको आगे सोल्व कीजिए, और दूसरा तरीका है कि इन दोनों समीकरणों से सबसे पहले t को विलुप्त कीजिए। t को विलुप्त करने के बाद में ये समीकरण x और y में चेंज हो जाएगी और फिर आप उसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो तरीका है वो हर जगह काम में नहीं लिया जाता। कुछ फिक्स मेथड क्वेश्चन होंगे जहाँ पर मैं सेकंड मेथड का यूज़ करूँगा, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट मेथड से ही सोल्व करेंगे। मतलब हम जो अवकलन करेंगे वो प्राचल के सापेक्ष करेंगे। प्राचल जो भी दिया हो, चाहे थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फाई दिया हुआ है तो फाई के सापेक्ष अपने अवकलन करेंगे, टी दे रखा है तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कारण यह है कि कुछ समीकरणें ऐसी होती हैं जिनमें प्राचल को विलुप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो आप t का मान निकालिए कि y बटा में 2a, तो ये जो t का मान आएगा वो यहाँ पे लिखना है, प्राचल आसानी से विलुप्त हो रहा है। लेकिन कुछ समीकरणें ऐसी हैं, मैं यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, उन समीकरणों से प्राचल को विलुप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर x और y के जो मान है वो थीटा पर निर्भर करते हैं, और अगर मैं यहाँ से थीटा को विलुप्त करना चाहूँ तो ये एक मुश्किल काम है कि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन को टफ नहीं करना। कैलकुलेशन जितनी इजी रहेगी उतना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। कि थीटा को यहाँ से विलुप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। विलुप्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम उस तरीके पर नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो सही मेथड है वो यही है कि हम इसका जो अवकलन है वो अलग अलग, मतलब दोनों का अवकलन अलग अलग करें, कि x का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष करें, y का अवकलन भी किसके सापेक्ष करें, थीटा के सापेक्ष करें, और फिर उसको आगे जो भी मेथड होंगे वो भी अपने करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगी आगे किस तरीके से सोल्व करना है। तो अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि प्राचलिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें x और y के मान किसी अन्य चर पर निर्भर करते हैं, उस अन्य चर को बोलते हैं प्राचल। और प्राचलिक समीकरणों के जो अवकलन हैं, प्राचलिक समीकरणों के जो अवकलन हैं वो अवकलन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि दोनों समीकरणें, जो भी x और y की जो समीकरणें दे रखी हैं, दोनों का प्राचल के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। और दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों समीकरणों से प्राचल को पहले विलुप्त कीजिए और फिर आप उसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो फर्स्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो अभी अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आपको x और y के मान दे रखे हैं t के पदों में। ध्यान रखना a और b अचर हैं, कांस्टेंट हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि a और b अचर हैं और जो t है वो क्या है, प्राचल है। और इस क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना है dy ओवर dx का। देखिए समीकरण जरूर t के पदों में है, लेकिन
जो हमें लास्ट में अवकलन करके जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमें चाहिए dy/dx के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। तो वही फर्स्ट मेथड कि दोनों समीकरणों का अवकलन करेंगे अलग अलग प्राचल के सापेक्ष की। ये t के रूप में है, ये भी t के रूप में, तो दोनों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आप इनको नाम दे सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए सबसे पहले है x। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, x का अवकलन कर रहे थे x के सापेक्ष 1, ठीक है ना। अब अवकलन जो करना है वो किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो अब ध्यान रखना कि x का जो अवकलन होगा वो 1 नहीं होगा, ठीक है, कि खुद के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर x का अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष, तो वो 1 तो नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे जरूर कि x का अवकलन t के सापेक्ष dx/dt बराबर, a कांस्टेंट है, गुणा में है, इसलिए इसका अवकलन नहीं करेंगे, sec का अवकलन। तो sec का अवकलन होता है sec x मतलब sec t और tan t, ये sec का अवकलन। और अब बारी है किसकी, t की, ठीक है। पहले a कांस्टेंट है, गुणा में, इसलिए इसका अवकलन नहीं किया, sec का अवकलन कर दिया, जो अंदर था वो वैसा का वैसा लिख दिया। अब लास्ट t, तो t का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हुआ है। तो ये आ गया अपने पास dx/dt का मान। इसको एक बार इतना ही हम रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब है y बराबर b tan t। तो दूसरी समीकरण, तो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन t के सापेक्ष क्या आएगा, dy और ओवर में dt। b कांस्टेंट है, गुणा में, इसलिए इसका अवकलन करेंगे नहीं। अब बारी है tan की। तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, जो अंदर है वो वैसा कैसा, और लास्ट में t, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1। तो ये हमारे पास y वाले पद का अवकलन है। अब देखिए हमारे पास dx/dt और dy/dt ये दोनों मान आ गए। x का मान निर्भर t पर कर रहा है, y का मान भी निर्भर किस पे कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है। हमें जो मान ज्ञात करना है वो मान ज्ञात करना है किसका, dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो दो नई समीकरणें आई हैं, इन दोनों समीकरणों से किसी ना किसी तरीके से t को विलुप्त करना है, dt को विलुप्त करना है। तो देखिए dt को विलुप्त करने का तरीका ये है कि हम इन दोनों का आपस में भाग दे देंगे। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 4 और ये अपनी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, मतलब dy/dt, इसमें भाग दिया किसका, dx/dt का। तो b sec स्क्वायर t, b sec स्क्वायर t, इसमें भाग आ जाएगा a sec t tan t का। तो यहाँ से देखिए इसको भी अनुपातिक रूप से मानकर dt को हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास बचेगा dy/dx। इधर से एक sec कैंसिल हो जाएगा, तो b/a, ऊपर बचेगा sec t और नीचे बचेगा tan t। आप यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं, और इसके आगे भी सोल्व करना चाहो तो साइन कोस के पदों में इसको चेंज करके भी सोल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसका आंसर निकालते हो लास्ट में। यहाँ तक करोगे वो भी सही है। तो ये तो इसका प्राचलिक समीकरण का एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन हो गया इसका। तो इसी के तरीके और भी इसमें क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखेंगे इसका। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट, बी पार्ट, ये आप खुद सोल्व करेंगे। और अपने अब क्वेश्चन कर रहे हैं इसका फोर्थ। तो देखिए फोर्थ का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, इसमें भी आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो ये भी प्राचलिक समीकरण है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, जैसे t को विलुप्त करना यहाँ पर मुश्किल काम है ना,
कि ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से टी का मान निकालूंगा वो वहाँ लिख दूंगा तो टी आसानी से विलुप्त हो जाएगा, तो नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम है। तो उस सेकंड मेथड के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हाँ, उसी मेथड के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को ज़रूर अपने करेंगे। पहले तो इसको करते हैं। अभी टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष, तो डी एक्स ओवर डी टी। ये तो एक्स का अवकलन टी के सापेक्ष हुआ। तो अब इसका अवकलन देखिए कैसे होगा। तो ये है अंश बटा हर का रूप, तो अंश बटा हर वाले सूत्र से इसका अवकलन करेंगे, तो हर का स्क्वायर, तो ये लीजिए हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, ये हर ऐसा कैसा आ गया। अंश का अवकलन, तो अंश में है साइन क्यूब टी, तो पहले पावर का अवकलन करेंगे, फिर साइन का अवकलन करेंगे और फिर टी का अवकलन करेंगे। तो 3 हिस्सों में ये अवकलन करना है। तो पावर का अवकलन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ये तो अवकलन हुआ पावर का। अब साइन का अवकलन करेंगे, कोस, और टी का अवकलन टी के सापेक्ष एक लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन, माइनस अंश ऐसा कैसा, अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन। तो देखिए हर में रूट है, कोस है और 2t है, यहाँ पर भी 3 पद है, तो 3 बार अवकलन होगा। तो पहले रूट का करेंगे, तो रूट का अवकलन 1 बटा में 2 रूट, 1 बटा 2 रूट, ये तो हो गया रूट का अवकलन। अब करेंगे कोस का अवकलन, तो कोस का अवकलन माइनस का साइन, तो यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ, ये लीजिए ये कोस का अवकलन हो गया। और अब 2t का अवकलन, तो 2 का तो होएगा नहीं क्योंकि 2 कांस्टेंट गुना में t के, ठीक है ना, 2 का तो नहीं करेंगे, t का अवकलन कर देंगे, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1, मतलब यहाँ पर रह जाएगा 2 और गुना में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा और लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो dx ओवर dt। तो देखिए यहाँ पर ये बटा में है रूट कोस 2t, इसको मैं लूँगा लघुत्तम, इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये लघुत्तम लेने के बाद में इसके साथ गुणा में आ जाएगा और रूट दोनों का हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 साइन स्क्वायर t कोस t, पहले इसको लिख लिया। अब इस रूट वाले का गुणा उस रूट से हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में कोस 2t, ठीक है ना, फिर प्लस में साइन क्यूब t और साइन 2t, और बटा में ये जो लघुत्तम लिया है ये आ जाएगा और ये पद चलता रहेगा साथ में। तो ये अवकलन हुआ किसका, x का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अब इसी तरीके से y का अवकलन करेंगे और वो भी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, सेम इसी मेथड से और इसी तरीके की कैलकुलेशन होगी लघुत्तम वाली। तो y का अवकलन t के सापेक्ष हम डायरेक्ट लिखेंगे dy ओवर dt। तो हर का स्क्वायर, इसमें भी हर रूट कोस है, ये लीजिए हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन। तो अंश में कोस क्यूब t है, तो पहले पावर का अवकलन, फिर कोस का और फिर t का अवकलन। तो पावर का अवकलन 3 कोस स्क्वायर t, ये तो पावर का अवकलन हो गया। अब कोस का अवकलन माइनस साइन t और t का t के सापेक्ष अवकलन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस सूत्र से हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा कैसा, अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन। तो हर में देखिए रूट है, कोस है, 2t है, जैसे ये वाला अवकलन क्या सेम यही आएगा, तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपने, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, आप उसको लिख लेना साइन 2t और बटा में रूट कोस 2t, और इस माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस हुआ था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब कोस का अवकलन करोगे माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेके इसको सोल्व करना है।
तो देखिए डी वाई ओवर डी टी का मान तो पहले इसको लिख लेते हैं 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी को, 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये आएगा लघुत्तम और इसका गुणा हो जाएगा इस रूट के साथ, तो रूट हट जाएगा कोस 2t। अच्छा, और इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस भी है, इस माइनस को मत भूल जाना, इस माइनस को भी लगाना है। और इधर से साइन 2t और ये कोस क्यूब टी, और बटा में कोस 2t और रूट कोस 2t। तो ये हमारे पास dy और dt का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का आपस में भाग देना है। तो दोनों को समीकरण नाम देके y वाला जो पद है उसमें x वाले पद का भाग दे देंगे। तो dy यहीं लिख लेते हैं, dy और dt और इसके अपॉन में dx और dt। ठीक है, वो dt कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में dy और dx का मान बचेगा, तो उसमें इसका भाग देना है। तो ये जो रूट वाला पद है ना, ये वाला नीचे बटा में ये वाला, ये तो दोनों में सेम है, भाग देने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो अंश और इसका अंश ये दो ही बचेंगे अपने पास। तो उसका अंश लिख लेते हैं पहले कि -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t प्लस का कोस क्यूब टी और साइन 2t, और बटा में ये वाला अंश 3 साइन स्क्वायर टी और ये सारा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में dy और dx का मान आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, और ज़्यादा इसको हल करना चाहो तो और ज़्यादा हल भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सूत्र लगाने पड़ेंगे और कुछ इसमें कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन निकाल के कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे अभी के लिए अगर अपने देखें यहाँ पर, तो एक तो साइन 2t का सूत्र लगाना है, साइन 2t का सूत्र लगाना है, और उसके बाद में जो भी बचता है वो हमें कॉमन निकालना है। तो चलिए करते हैं जितना हो सकता है इसे। अगर आप पहले कॉमन निकालना चाहो तो पहले भी कॉमन निकाल सकते हैं, और सूत्र लगाने के बाद में अगर कुछ कॉमन निकालना है तो भी कॉमन निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, पहले इसको लिख लेते हैं। तो साइन 2t का सूत्र होता है 2 साइन t कोस t। ये सूत्र किसका हुआ, साइन 2t का। अच्छा, ये जो कोस क्यूब है, कोस क्यूब जो है वो इसको पावर 4 में चेंज कर देगा, ये कोस पहले से ही है इसलिए। अब बटा में 3 साइन स्क्वायर टी कोस t कोस 2t, फिर प्लस यहाँ पर सूत्र 2 साइन टी कोस टी, और साइन क्यूब है तो यहाँ साइन की पावर क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आप कॉमन निकाल लो, देख लो क्या कॉमन आ रहा है। तो एक तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे कोस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, छोटी घात कॉमन आती है वो कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरीके से साइन कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर से कोस स्क्वायर और साइन टी कॉमन आ गया। इसी प्रकार से नीचे से भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा छोटी पावर, और इसी तरीके से कोस टी कॉमन आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन साइन टी और कोस स्क्वायर टी, साइन टी कोस स्क्वायर टी, अंदर देखिए क्या बचेगा, -3 कोस स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, साइन टी भी कॉमन आ गया, कोस 2t, फिर प्लस 2 बचेगा, साइन कॉमन आ गया, यहाँ से कोस की 2 पावर कॉमन निकाल ली तो 2 कोस स्क्वायर टी, और इसी तरीके से हर से भी कॉमन आएगा साइन स्क्वायर और कोस टी। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 3 कोस 2t, फिर प्लस
2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोस बटा में साइन। और अंदर देखिए अंदर आप यहाँ पर सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। कौन से सूत्र का? जैसे कोस 2t है तो कोस 2t का आप सूत्र लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, फिर प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। इसी तरीके से हर में कोस 2t का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी। ऊपर कोस था यहाँ पर तो मैंने कोस वाला सूत्र लगा दिया, नीचे साइन था तो मैंने साइन वाला सूत्र लगा दिया। अब देखिए कोस टी ओवर साइन टी, तो -3 का जब मैं यहाँ गुणा करूँगा तो माइनस का 6 बनेगा, माइनस का 6 कोस स्क्वायर और प्लस का 2 कोस स्क्वायर, तो माइनस का 4, माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी। और -3 का गुणा करेंगे यहाँ इसके साथ तो ये बनेगा प्लस का 3, ठीक है ना। -3 का गुणा इससे किया तो प्लस का 3 और माइनस के 3 का यहाँ गुणा किया तो माइनस का 6 बनेगा और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 4 आ गया। अब इसी तरीके से बटा में देखिए तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 और 3 का गुणा जब मैं यहाँ करूँगा तो माइनस का 4। अब देखिए अब अगर अपने इस कोस का अगर अपने अंदर गुणा कर दें तो क्या बनेगा 3 कोस टी माइनस का 4 कोस क्यूब टी। साइन का गुणा करूँगा तो 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ये भी एक सूत्र बनने जा रहा है, ध्यान से देखना इसे। कोस का अंदर गुणा किया तो 3 कोस टी माइनस का 4 कोस क्यूब टी। साइन का गुणा करूँगा तो 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। तो इसका जो हर है ये 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ये सूत्र है साइन 3t का, साइन 3 थीटा का सूत्र है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कोस का भी मैं लिख ही देता हूँ, कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कोस थीटा। तो यहाँ देखिए हर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हर तो वो सूत्र का रूप है ऊपर वाला, मतलब इसको तो मैं साइन 3 थीटा लिख दूंगा, मतलब साइन 3t। यहाँ से पहले माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर वो सूत्र बनेगा, तो माइनस कॉमन निकाल के और फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोस 3t और नीचे साइन 3t। तो फाइनल इसका जो आंसर है वो आ गया माइनस का कोट 3t। तो देखिए ये हमने इसको सरलतम, जितना सरल हो सकता था उतना सरल किया है। आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख के आ सकते हो, लेकिन अगर पेपर के अंदर ये सिद्ध करने में आता है कि हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि आपको एक्स वाई के मान दे दिए जाएं और ये बोल दिया जाए कि डी वाई और डी एक्स का मान ये सिद्ध कीजिए, तो पूरा करना ही पड़ेगा ये। अदरवाइज आप यहाँ तक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको y और x के जो मान है वो t के पदों में दे रखे हैं, dy और dx का मान निकालना है, दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले में, ये तो इजी सा दिख ही रहा है आपको कि y का अवकलन करोगे t के सापेक्ष कोस t बन जाएगा। ये है इसका मेन जो x वाला पद है। तो देखिए x का t के सापेक्ष अवकलन dx ओवर dt, एक कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन करेंगे नहीं, कोस का अवकलन कितना माइनस का साइन t। अब देखिए यहाँ पर 3 फलन आपको दिखाई दे रहे होंगे, log 10 और t बटा 2। तो तीनों का अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले अवकलन करेंगे log का, तो log का अवकलन होता है 1 बटा x, मतलब 1 बटा 10 t बटा 2। ये तो अवकलन हो गया log का। अब बारी है किसकी, 10 की, तो 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर। ये अवकलन हो गया 10 का। और अब बारी है t बटा 2 की, तो बटा वाली 2 का तो होएगा नहीं, कांस्टेंट है, गुणा भाग में है तो नहीं करेंगे अवकलन। t का अवकलन t के सापेक्ष 1 लीजिए, तो dx ओवर dt
ए। अब देखिए ये तो माइनस का साइन टी पड़ा रहेगा, प्लस इस 1/2 को आगे ले आओ, ठीक है। इस tan को लिख दो साइन बटा कोस, पलट के ऊपर आ जाएगा, बचा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1/cos²। ठीक है, सारे पद आ चुके हैं, कोई पद नहीं बचा। तो अब यहाँ देखिए कोस से इस कोस की एक पावर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, dx/dt माइनस का साइन टी प्लस का 1/2 साइन t/2 कोस t/2। और ये है कोई एक सूत्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कोस a के। ठीक है, 2 साइन a कोस a बराबर होता है साइन 2a के। हम क्या करेंगे, उस सूत्र में जो a है उसकी जगह लिखेंगे t/2। तो यही वाला रूप वहाँ आ जाएगा कि अगर अपने a की जगह हम अगर a की जगह t/2 लिख दें वहाँ उस सूत्र के अंदर, यहाँ t/2 और यहाँ t/2, तो 2 साइन t/2 कोस t/2, ये बन जाएगा साइन 2t/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन t रह जाएगा। तो dx/dt का मान देखिए क्या आएगा, a माइनस का साइन t प्लस का 1/sin t। ठीक है ना, 2 साइन t/2 कोस t/2 साइन t में चेंज हो गया लघुत्तम, लेके इसको अब आगे सोल्व करेंगे। तो साइन t लघुत्तम आएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1, तो dx/dt और ये आपको कोई सूत्र पता लग रहा होगा कौन सा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उस सर्वसमीका का यूज़ करेंगे और इसको चेंज कर देंगे कोस स्क्वायर टी में। तो ये तो अब dx/dt का मान है। अब देखिए यहाँ से y का अवकलन करोगे तो y का जो अवकलन है t के सापेक्ष वो क्या आएगा, यही लिख देते हैं dy/dt। तो y का अवकलन t के सापेक्ष करोगे तो a कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, तो ये बनेगा a cos t, साइन का अवकलन cos। तो अब क्या करेंगे, dy/dt में dx/dt का भाग दे देंगे। तो दोनों का आपस में भाग देने पर तो a cos t इसमें भाग देना है a cos स्क्वायर t और बटा में साइन t, बटा में जो साइन t है वो ऊपर आ जाएगा, a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो साइन अपॉन में cos, तो साइन अपॉन में cos हम जानते हैं कि ये बन जाएगा tan t। तो ये क्वेश्चन है आपका 4th का बी पार्ट। अब अपने करते हैं नेक्स्ट इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आप इसका खुद करेंगे, वो मैं नहीं करवाऊंगा। 6ठा क्वेश्चन इसका अपने सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन में आपको x और y के मान, अच्छा यहाँ देखिए x और y जो है ना वो एक साथ दे रखे हैं संयुक्त रूप में और वो दोनों निर्भर कर रहे हैं t पे। अभी तक क्या होता था, x अलग होता था और y वाला पद अलग होता था, दोनों निर्भर तो t पे करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x और y एक ही समीकरण, दोनों समीकरणों में x भी आ रहा है और क्या आ रहा है, y भी आ रहा है। और साथ में जो सिद्ध करना है वो ये है, तो ये जो पद जिसमें अपने को dy/dx का मान निकाल के इसको सिद्ध करना है तो उसमें t नहीं आ रहा। एक चीज़ को तो ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पर t नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से सबसे पहले t को विलुप्त करना पड़ेगा। अच्छा ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि t आसानी से विलुप्त हो जाए। तो देखिए किस तरीके से विलुप्त करना है t को। यहाँ पे हमें पता लग भी रहा है कि जैसे इसका वर्ग और उससे संबंधित कुछ यहाँ पर पद हमें दिखाई दे रहे हैं कि अगर अपने इसका वर्ग कर दें तो ये पद हमारे पास बन सकते हैं। तो इसी का हम यूज़ करेंगे कि इस समीकरण का या इस फलन का दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे।
तो यहाँ पर वही सर्वसमीका a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली, यहाँ a माइनस बी की, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझना इस चीज़ को। पहले तो अपन इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसका होल स्क्वायर, और इधर आएगा टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, x की पावर 6 प्लस में y की पावर 6 प्लस मध्य पर जो 2ab वाला वो आएगा 2ab। इसी तरीके से यहाँ पर पहले पद का स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर, फिर माइनस दोनों का गुणा और उसका दुगुना, जैसे यहाँ पर आया। तो जब दोनों का गुणा करके उसका दुगुना करोगे तो t तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए x की पावर 6 और y की पावर 6, ये जो जोड़ है वो किसके बराबर है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की पावर 6 और y की पावर 6 का मान लिखेंगे वहाँ से, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और ये 2x क्यूब वाई क्यूब और फिर टी स्क्वायर फिर 1/t स्क्वायर माइनस 2, और ये पद कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, एक्स क्यूब बचेगा, वाई क्यूब बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, -1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, वो भाग से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। अब देखिए इसके बाद ये जो एक्स क्यूब है इसको आप ले जाओ उधर 1 के बटा में, तो वाई क्यूब बराबर -1/x की पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई के अंदर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसका जो अवकलन करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, कि हमने टी को विलुप्त कर दिया। ये जो मैं आपको सेकंड मेथड की बात बता रहा था वो यही है कि टी को अगर विलुप्त करते हैं तो लास्ट में जो समीकरण आएगी वो एक्स और वाई के रूप में आएगी, और जो एक्स और वाई के रूप में समीकरण आएगी उसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई क्यूब का अवकलन करने के लिए पहले पावर का अवकलन करेंगे, तो पावर का अवकलन 3y²। अब y का अवकलन, तो इस बार ध्यान रखना अवकलन जो है वो किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, तो dy/dx लिखना पड़ेगा बराबर। अब 1/x क्यूब का अवकलन मैंने आपको जब 7.1 स्टार्ट करवाई थी उसमें आपको बताया था किस तरीके से करते हैं, कि सबसे पहले तो ये जो पावर है नीचे, इस पावर को लिखते हैं माइनस लगाकर, पावर को लिख दिया, और फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली पावर को बढ़ा देंगे, x की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो y की पावर 2 dy/dx बराबर 1/x की पावर 4। अब x की पावर 4 का इधर गुणा कर दो, तो ये बनेगा x की पावर 4 y की पावर 2 dy/dx बराबर 1, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। 7.4 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए वो इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद आसानी से कर सकते हैं, आपका अभ्यास भी हो जाएगा इससे। और अभी आप 18वां एग्जाम्पल इसका करके देखेंगे, बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित है, सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पर तो हमें घन वगैरह दिया हुआ था, वहाँ पर वर्ग दे रखा है, करके देखना उस क्वेश्चन को। और इसके अलावा बस बाकी तो इजी क्वेश्चन है इसके। 17वां एग्जाम्पल करना चाहो तो कर सकते हो, कैलकुलेशन है सारी की सारी उसमें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा द्वितीय कोटि के अवकलज। मतलब अभी तक तो क्या था कि हम एक ही बार अवकलन कर रहे थे, आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम जो अवकलन करेंगे वो कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। कि एक बार अवकलन कर दिया, उसी पद का फिर एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, जिसको द्वितीय कोटि के अवकलज बोलते हैं। करेंगे पूरा डिटेल में करेंगे वहीं पे, अभी नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट है। अभी हम प्राचलिक समीकरणों से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, आपने वर्त का मानक समीकरण पढ़ा हुआ है, वर्त का मानक समीकरण कक्षा 11 के अंदर आप ये पढ़कर आए हो कि एक ऐसा वर्त जिसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु हो, उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, वर्त की मानक समीकरण बोलेंगे। इसका समीकरण क्या था, x² + y² बराबर a², जहाँ a जो था वो क्या था, वर्त की त्रिज्या। ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वर्त की प्राचलिक समीकरण।
वर्त की प्राचलिक समीकरण कि वर्त जो है इसका प्राचलिक समीकरण क्या होगा। तो देखिए इस वर्त की अगर अपने रचना करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है ये वर्त कि केंद्र जो है वो क्या है, इसका मूल बिंदु है 0,0 और ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। और इस वर्त की परिधि पर कोई एक बिंदु ले लिया हमने जिसको नाम दे दिया x, y, ये इसके निर्देशांक हैं P बिंदु के। और इस P को O से मिला दिया, साथ में यहाँ से एक लंब खींच दिया जिससे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाए। अब देखिए इससे होता क्या है कि इसको नाम देना चाहते हो, नाम दे सकते हो A, जैसे ये दूरी AP बन जाएगी। तो ये जो AP दूरी है ना, ये तो है y का मान, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, जो AP है वो किसका मान है, y का मान। और OA ये मान किसका है, x का मान है। ठीक है, ये जो OA है वो x का मान है। ठीक है, वो निर्देशांक के हिसाब से हम जानते हैं ये। और ये जो एंगल है, इस एंगल को मान लेते हैं अपने थीटा। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब देखिए, अब इस वर्त को मैं एक बार अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए आपको। ये केंद्र जिसको नाम दिया है हमने O, अच्छा ये जो है ये वर्त की क्या त्रिज्या, तो इसको मैं A बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये मान हम क्या बोल रहे हैं, इसको x बोल रहे हैं और इस मान को हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाल बटा कक्का के नियमों का यूज़ करेंगे और x और y के एक a के रूप में कुछ नए मान ज्ञात करेंगे। मतलब दोनों का एक एक मान ज्ञात करेंगे हम a के पदों में। कैसे कि इस समकोण त्रिभुज में मैं लिखूँगा सबसे पहले आधार बटा में कर्ण, मतलब x बटा में a, आधार बटा में कर्ण। और हम जानते हैं आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तो यहाँ से x का मान आएगा a कोस थीटा। इसी प्रकार से लंब बटा में कर्ण करोगे तो वहाँ से y का मान आएगा a साइन थीटा। तो ये जो आपके पास x और y के मान आए हैं, x बराबर a कोस थीटा और y बराबर a साइन थीटा, इनको बोलते हैं वर्त का प्राचलिक समीकरण। आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्त के मानक समीकरण के लिए जो वर्त का प्राचलिक समीकरण है वो ये होता है। ये वर्त का कौन सा समीकरण है, प्राचलिक समीकरण है। x बराबर a कोस थीटा और y बराबर a साइन थीटा, जहाँ पर प्राचल कौन सा है, प्राचल के बारे में बता सकते हो, प्राचल यहाँ पर है थीटा। कि a तो वर्त की त्रिज्या है जो कि कांस्टेंट ही है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, तो a प्राचल नहीं हो सकता, ये अचर है। यहाँ पर जो प्राचल है वो क्या है, थीटा है। कि हमने ये बिंदु यहाँ लिया था, उसके अकॉर्डिंग ये थीटा, अगर मैं ये बिंदु यहाँ ले लेता तो थीटा चेंज हो जाता। मतलब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, वो बात की बात है, अभी आपको उसके ऊपर नहीं जाना। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वर्त की मानक समीकरण के लिए वर्त का जो प्राचलिक समीकरण है वो है x बराबर a कोस थीटा और y बराबर a साइन थीटा। इसी तरीके से दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आप एक दीर्घवृत्त बनाएंगे और उस दीर्घवृत्त के आधार पे उसका प्राचलिक समीकरण, मैं दीर्घवृत्त का समीकरण लिख देता हूँ, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है। और इसका जो प्राचलिक समीकरण होता है वो होता है x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b साइन थीटा। मतलब वर्त और दीर्घवृत्त के जो प्राचलिक समीकरण है वो एक जैसे हैं, अंतर जो है वो सिर्फ a और b का है। कि वर्त में तो क्या होता है कि हर तरफ से जो त्रिज्या है वो बराबर रहती है, दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं होता। a और b मतलब दो पदों में ये त्रिज्याओं के मान चलते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे प्राचलिक समीकरण लिखी है। आप इसको खुद बनाकर देखोगे ना तो ये b आ भी जाएगा। तो चलिए, आपको एक तो ये चीज़ और याद रखनी है कि x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b साइन थीटा, ये दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण है, दीर्घवृत्त का। और इसी तरीके से एक होता है प्रवलय के लिए प्राचलिक समीकरण। तो प्रवलय का जो प्राचलिक समीकरण है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए, प्रवलय के अंदर क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये तो प्रवलय का समीकरण है, ये मानक प्रवलय है।
और इसके आधार पे हमें देखना है कि कौन सा x और y जो होगा वो इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो x होगा वो तो होगा at² और y जो होगा वो बराबर होगा किसके, 2at के। आप x और y के मान यहाँ पर लिख के देखना, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। याद रखने डायरेक्ट आपको परवलय का जो प्राकृतिक समीकरण है वो क्या है, y बराबर 2at और x बराबर at²। यहाँ पर t प्राचल है, a क्या है, a परवलय की नाभि है और परवलय की नाभि हम जानते हैं कि वो भी स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये जो तीन जो मानक रूप हैं उनके प्राचलिक समीकरण आप याद रख सकते हैं। हालांकि पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा इनके बारे में कि दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या होगा या परवलय का प्राचलिक समीकरण क्या होगा। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि मानक जो समीकरण हैं उनके प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसके एग्जाम्पल करके देखिए और इसके बाद में हम फिर अगली जो इसकी इकाई है द्वितीय कोटि के अवकलज, उसको नेक्स्ट हम शुरू कर देंगे। थैंक यू।